नमस्कार, स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लोकमंच। लोकमंच में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 6 साल पूरे हो चुके हैं। इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। मुद्रा योजना के शुभारंभ के बाद से 14.96 लाख करोड़ रुपए की धनराशि के 28.68 करोड़ से अधिक के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। 2015 से लेकर 2018 तक 1 करोड़ से अधिक शुद्ध अतिरिक्त रोजगार सृजन में सहायता मिली है। मुद्रा योजना के 2 मुख्य मकसद हैं। पहला, स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन देना। दूसरा, छोटे उद्यमों के जरिए रोजगार का सृजन करना। मुद्रा योजना के तहत 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। इनमें शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन शामिल हैं। मुद्रा योजना के जरिए देश की जो अर्थव्यवस्था है, खासतौर से जो नीचे का तबका है, जो छोटे मोटे उद्योग लोग करते हैं, उनकी आय कैसे बढ़े, आर्थिक रूप से उनका सशक्तिकरण कैसे हो। खासतौर से कोरोना काल में जिस तरह की चुनौतियां लोगों के सामने खड़ी हुई, उसमें मुद्रा योजना ने खासी अहम भूमिका निभाई है। कितना कुछ फायदा हुआ इस योजना से, इसी पे आज चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा जी हमारे साथ हैं। शिशिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकसभा टीवी पर। साथ ही हमारे साथ हैं प्रोफेसर अमन अग्रवाल जी। अमन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है लोकसभा टीवी पर। अमन अग्रवाल जी निदेशक हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के। उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे, जो आर्थिक और बैंकिंग सेक्टर के इससे पहलू जुड़े हुए हैं उन्हें हम समझेंगे। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार और आर्थिक मामलों के जानकार राजीव रंजन झा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है लोकसभा टीवी पर। नमस्कार। राजीव जी से भी हम बात करेंगे इस योजना को लेकर, क्योंकि मुद्रा योजना को लेकर सरकार के तमाम तरह के दावे हमारे सामने बार बार आते हैं। सरकार भी एक बात कहती है कि मुद्रा योजना ने आर्थिक रूप से लोगों को मजबूती देने का काम किया है। कम से कम आंकड़े ये बताते हैं, लेकिन आंकड़े एक अच्छी तस्वीर पेश करते हैं। क्या जमीन पे उतना काम हुआ है? क्या बैंकिंग सेक्टर के जरिए जो सहयोग की उम्मीद की जा रही थी, उतना क्या मुद्रा योजना के जरिए आम लोगों को कर्ज मिला है? शिशिर जी, शुरुआत में आपसे करूंगा। मुद्रा योजना की जब भी बात होती है, सरकार एक महत्वपूर्ण अपनी उपलब्धियों में इसका जिक्र करती है। 6 साल पूरे हो चुके हैं। एक अच्छा खासा समय होता है 6 साल का किसी भी योजना को परखने के लिए। क्या इस योजना से कितना लाभ हुआ है आम लोगों को? 2 पहलू हैं। पहला तो अगर लोन का साइज देखूं तो लगभग 52,000 रुपये का लोन का साइज है इसमें, जो आपने जिसका जिक्र किया, करीबन 15 लाख करोड़ के लोन सैंक्शन किए गए हैं। देखिए, ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कितने पैसे स्वीकृत किए गए और कितने पैसे दिए गए हैं, जिसको हम लोग बैंकिंग की भाषा में सैंक्शन और डिस्पर्सल कहते हैं। तो सैंक्शन अमाउंट आपका जो दिख रहा है करीबन 15 लाख करोड़ का, और उसमें लगभग 28-29 करोड़ जो लोन अकाउंट हैं, वहाँ पर जो एवरेज लोन साइज है 52,000 रुपये का है। ये इस बात को दर्शाता है कि जो छोटे हमारे कारोबारी हैं, उनके लिए ये योजना जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रही है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिला है। और जाहिर सी बात है कि ये जो एक ऐसा कारोबार है जहाँ पर कितने लोगों को रोज़गार मिलता है, इसका हमें कभी भी पता नहीं चलता, क्योंकि ये पूरी तरह से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैं। अब अगर यहाँ पर संख्या दी जा रही है कि 1 करोड़ 12 लाख लोगों को रोज़गार के नए मौके बने हैं या सृजन हुआ है, तो ये संख्या काफ़ी अच्छी है। लेकिन मुझे जो इस चीज़ पे 2 बातों पे चिंता है। पहली तो ये है कि 52,000 रुपये लोन दिए गए, क्या 52,000 रुपये से कारोबार को बढ़ाने में मदद मिली? और दूसरा ये कि ये जितने लोन दिए गए, इसमें से एनपीए की स्थिति क्या रही? शायद जो आपने जैसे शुरू में कहा कि आंकड़े जितनी बात बताते हैं उतनी बात छिपा डालते हैं। तो अगर फौरी तौर पे हम इन आंकड़ों को देखें तो हमें बहुत अच्छी तस्वीर दिख रही है, लेकिन इन आंकड़ों के हमें तह में जाना होगा और ये देखना होगा कि क्या वाकई में छोटे कारोबारियों को, उद्यमियों को फ़ायदा हुआ है कि नहीं। क्योंकि ये बात भी यहाँ महत्वपूर्ण है कि 10 लाख रुपए तक का जो लोन है वो आपका कोलेट्रल फ्री होता है, जिसके लिए आपको कुछ गिरवी नहीं रखना है। तो जाहिर सी बात है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोत्साहित होते हैं। लेकिन हमें, जैसा मैंने शुरू में कहा, कि डिस्बर्स कितना हुआ है। और एक आंकड़ा जो मैं यहाँ पर लाना चाहूँगा, जो लोकसभा में ये आंसर दिया गया था अभी जो सेशन खत्म हुआ है, इसमें बताया गया कि 31 मार्च 2020 तक जो डिस्बर्समेंट था वो लगभग 3,82,000 करोड़ का था। अब मान लीजिए कि मैं इसको थोड़ा और बढ़ा दूँ, 5 लाख हो गए होंगे, 6 लाख करोड़ रुपए, तो 14 लाख 15 लाख का सैंक्शन और डिसबर्समेंट 6 लाख करोड़ रुपया, ये एक कमी है। हमको इसकी रफ्तार बढ़ानी होगी।
दूसरा ये है कि 52,000 बहुत ही छोटा लोन साइज है। अगर टिकट, जिसको हम लोग टिकट साइज कहते हैं, हमको इसको बढ़ाना होगा। अगर ये दो चीज हम इसमें बदलाव कर पाएं तो इस योजना का ज्यादा बड़ा फायदा ज्यादा बड़े स्तर पर हमको देखने को मिल सकता है। अमन जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सरकार की नीतियों को लेकर अक्सर इस बात को लेकर चर्चा होती है कि आंकड़ों में तो हमें योजना बहुत अच्छी दिखाई देती है, सरकार भी इस बात को कहती है। तमाम तरह की ऐसी केस स्टडी भी मैं जानता हूं कि जिनके चलते मैं भी ये बात कह सकता हूं कि मुद्रा योजना से जो छोटे मोटे कारोबारी हैं, जो छोटा मोटा धंधा करते हैं, उन्हें फ़ायदा हुआ है। लेकिन आपकी नज़र से क्या ये फ़ायदा उतना हुआ है जितनी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, या चर्चा करते हैं, या सरकार दावा करती है? देखिए, ये जो मुद्रा योजना का जो पहलू था वो दो पहलू पे था। एक तो जो बिल्कुल मध्यम वर्ग से भी जो बहुत कमज़ोर वर्ग में है, उन लोगों को किस तरीके से ये फैसिलिटी दी जाए, उनको पैसा दिया जाए ताकि वो अपने आप को ऊपर उठा सके, उनका अपना स्तर ऊपर उठा सके, अपना कुछ कार्य शुरू कर सके, चाहे वो साथ साथ हो, चाहे वो इंडिपेंडेंटली अकेले शुरू कर सके, चाहे उसमें एक आदमी हो, दो हो, तीन हो, जिसको हम माइक्रो के नाम से जानते हैं। एमएसएमई के सेगमेंट में जो माइक्रो वाला ग्रुप होता है उसको देखते हुए, और बिल्कुल जो लोअर वर्ग है, अगर हम 52,000 जैसे शिक्षित भी कह रहे थे, 52,000 के हिसाब से देखें तो 52,000 के अंदर जो माइक्रो वाला है, जिसको 5,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, 15,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, उससे उसको ज़रूर सहायता मिली है। स्पेशली जब कोविड है, पिछले साल से आज साल भी है, उसमें उसको सहायता जरूर मिली है, क्योंकि उसको जो लोन है आराम से नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो पूरी तरह डॉक्यूमेंटेशन नहीं होते, सारी चीज़ें नहीं होती हैं। अगर उस लोगों को दिया गया है लोन जिस तरीके से दिखाया है आंकड़ों ने, तो वो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। उससे एक उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो जरूर इम्प्रूव करी है। उनके अंदर माध्यम जो रोज़गार खुद लेने का और देने का है वो भी बढ़ोतरी करते को मिली है हमें। अच्छा, शिशिर जी जरूर कह रहे हैं, बट जो 14,000 करोड़ की जो मेरे 15 लाख करोड़ की जो बात हो रही है, जहाँ तक मैंने पढ़ा था वो डिस्बर्समेंट का था, और जब मैंने 50,000 से उसको डिवाइड भी किया तो वो भी 28 करोड़ के करीब बिजनेसेस में बैठता है। तो ये कहना, क्योंकि वो अलग अलग स्कीम के अंदर, किसी में वो जैसे अब 2020 और 21 में स्टैंड अप के अंदर ही 2.6 लाख करोड़ के करीब डिस्पर्स किया गया, तो अलग अलग जो स्कीमों के अंडर किया जा रहा है वो देखने को मिला है। एक जो आपने बड़ी अच्छी बात की, वो शिशिर जी ने कहा, वो ये है कि जो डिस्बर्स किया जा रहा है वो किन लोगों को किया जा रहा है, दूसरा उसमें कोई आराम हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि जो बैंकिंग प्रणाली है उसमें देखने को मिला कि जो बैंक्स हैं, जहाँ पे सरकार ने तो नीति बना दी, नीति बनाने का काम है उनका, आरबीआई के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करने को भी कह दिया गया, बट अब जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो एक ब्रांच लेवल पे जो ब्रांच मैनेजर है उनके ऊपर आता है, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस रहा है, क्योंकि ये जो एनपीए की कड़ी मार पड़ रही थी बैंकिंग क्षेत्र पे, तो उसके ऐसे कड़े नियम लागू किए गए, रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, तो बैंक मैनेजर जो थे वो लोन देने में बड़ा छिटछिटा रहे थे। मैं सुबह से काफ़ी सारे ब्रांच मैनेजर्स, बैंक मैनेजर्स, अलग अलग वर्गों से, कुछ उद्योगपतियों से, छोटे छोटे जो उद्योगपति जिन्होंने सेटअप किए हैं अभी पिछले 2-3 सालों में, उनसे मैंने वार्तालाप करी, और उसमें ये पता चला कि प्राइवेट बैंक वाले कह रहे हैं कि हम तो देना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा आती है, तो इसलिए हम इतना ज़्यादा मुद्रा लोन पे नहीं फोकस करते हैं। जो सरकारी बैंक है वो कहते हैं हम देते हैं, पर वहाँ पे आपको रीजनल ऑफिस में अप्रोच करना पड़ेगा। अब एक जो छोटा वर्ग का व्यापारी है वो अपने आसपास के बैंक के पास जाएगा, जो छोटे मोटे बैंक आसपास है उनमें जाएगा, पर अगर वहाँ से सपोर्ट नहीं मिलेगी तो मेरे विचार में अगर ये सरकार कोशिश करे और आरबीआई भी कोशिश करे कि इस टाइप के जो पॉलिसीज़ लाती है सरकार, उनको अगर ब्रांच मैनेजर लेवल तक सपोर्ट करने की सहूलियत मिले, तो उसकी जो इम्पैक्ट है, आप कह रहे हैं 1 करोड़, हो सकता है 2 करोड़, हो सकता है 3 करोड़ लोग को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता था, बट वो इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि वो जो नीचे लेवल के लोग हैं, जो नीचे ऑफिसर्स हैं, कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं, अगर वो लोन पास ही नहीं करेंगे तो आदमी कब तक आएगा, कब तक चक्कर लगाएगा किसी बैंक के, और वो एक दूसरी तीसरी, अब वो आजकल मैं पता क्यों कहते हैं एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है इसके लिए, नहीं तो स्टैंड अप के लिए रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, आपके बैलेंस शीट नहीं है तो हम आपको कैसे लोन दे, कल को एनपीए हो सकता है। तो ब्रांच मैनेजर जो है इस समय बड़ा डरा हुआ है, और इसकी वजह से इसका डिस्बर्समेंट अभी भी मेरे विचार में लोअर स्तर पे है, अच्छा है पर लोअर स्तर पे रहा है, जबकि इसकी पोटेंशियल हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, एंटरप्रेन्योरशिप है, वहाँ पे हो सकता था। जी बिल्कुल, बैंकिंग सेक्टर को लेकर खासतौर से जो बैंक की कार्यप्रणाली है उसको लेकर हमेशा सवाल उठते हैं जब भी लोन की बात होती है, क्योंकि एनपीए का भी एक महत्वपूर्ण सवाल रहा है। बैंकिंग की जो कार्यप्रणाली है इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल मुद्रा योजना से जो लाभ छोटे मोटे कारोबारी की जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मध्यम दर्जे के भी कारोबारी इसमें आते हैं, थोड़े उससे नीचे भी आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कारोबारी भी हैं। अगर मैं बात करूं, कोई व्यक्ति ठेला लगाता है,
उसको इस छोटे से लोन से बहुत फ़ायदा हुआ है। कोई चाय की दुकान लगाता है, उससे बहुत फ़ायदा इससे हुआ है। इस तरह का जो काम करते हैं, कोई सब्जी वाला है, कोई रेहड़ी लगाता है, उन लोगों को इस योजना से फ़ायदा हुआ। ये बात ठीक है कि बैंकिंग सेक्टर के कारण, बैंकिंग की कार्यप्रणाली के कारण कुछ दिक्कतें आई। सरकार ने उसको लेकर कई बार चेतावनी भी बैंकों को दी हैं। तमाम तरह के सवाल सरकार की तरफ से भी पूछे गए हैं बैंक वालों से। लेकिन 6 सालों में इस योजना का एक लाभ जमीनी स्तर पे कैसा रहा, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। राजीव जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ बताएं। अगर मुद्रा योजना की हम बात करें, 3 तरह के लोन इसमें दिए जाते हैं। शिशु लोन के तहत 50,000 रुपए तक के कर्ज दिए जाते हैं। वही किशोर लोन के तहत 50,000 से 5 लाख रुपए तक का कर्जा दिया जाता है। तरुण लोन के तहत 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का कर्जा लिया जा सकता है। आपकी नज़र में पिछले 6 सालों में कितना बड़ा बदलाव आपने देखा है मुद्रा योजना के जरिए? देखिए, ये जो बदलाव है जी, उसको आप यदि समझना चाहें कि वो बदलाव कहाँ पर आ रहा है, जी, तो कई बार जब विपक्षी दल समझ नहीं पाते हैं कि ईवीएम से जो नतीजा निकला वो ऐसा क्यों था, ईवीएम हैक हो गया, जी, तो वो ईवीएम हैक करने वाली जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, वो कहीं मुद्रा योजना, कहीं उज्ज्वला योजना, इस तरह की जो सारी योजनाएं हैं, यही योजनाएं ईवीएम हैक करवा रही हैं। आप इस बात को समझिए। जी, ये जो 28 करोड़ 29 करोड़ लोग हैं जिन्होंने मुद्रा योजना का लाभ लिया है, अब ये 29 करोड़ लोग का मतलब है कि हमारे देश की आबादी में से हर 5 में से एक व्यक्ति को इसका लाभ मिल चुका है। यदि आप जोड़ें कि एक लोन पे यदि 2 आदमी भी मान लें कि प्रभावित हुए, 2 मतदाता, तो 50 करोड़ मतदाता प्रभावित हो जाते हैं इससे। जी, अब उसमें जरूरी नहीं है कि हर मतदाता जो है वो इस बात को समझेगा कि अच्छा मोदी जी की स्कीम थी इसलिए हमें भाजपा को वोट देना है, ये कतई जरूरी नहीं है। जी, लेकिन बहुत सारे लोग इससे प्रभावित होते हैं। तो यदि किसी को फायदा मिला है तो वो उसको देखता है कि ठीक है कि सरकार ने हमारे लिए क्या किया है। अब दूसरी चीज, 88% लोन जो है इसमें शिशु लोन है। इसका मतलब यह है उन्हें 50,000 रुपए से कम की राशि मिली है। जी, और यही चीज हमें जब आप पूरे 6 साल के आंकड़ों का औसत निकालते हैं वहां भी दिखता है, 52,000 करोड़ रुपए। और इसमें अच्छी बात यह है कि साल दर साल ये औसत लगातार बढ़ता गया। जैसे 2015-16 में जब ये स्कीम शुरू हुई थी, उस समय उस साल का औसत देखेंगे तो सिर्फ 39,000 रुपए का औसत बन रहा था। जी, वो बढ़ करके अब 64,000 रुपए बन गया है। ये जो औसत डिसबर्सल आप कहें, जो सैंक्शन अमाउंट की बात अगर हम करें, एवरेज कितना है उसकी बात कर रहे हैं। अब दूसरी चीज एक अभी बात चर्चा में आई कि सैंक्शन अमाउंट और डिसबर्स्ड अमाउंट। तो जो मुद्रा योजना की वेबसाइट है उस पर साल दर साल हर साल के आंकड़े दिए हुए हैं। तो उसके हिसाब से यदि आप देखें तो कुल मिलाकर के जो स्वीकृति हुई है, सैंक्शन हुआ है, वो 15 लाख करोड़ रुपए का है। और जो कुल डिसबर्समेंट है, यानी जो वास्तव में पैसा लोन के रूप में दे दिया गया है, वो 14,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, करीब 61,000 के आसपास का आंकड़ा है। 14,61,000 करोड़ रुपए वास्तव में ऋण बांटे जा चुके हैं। जी, लेकिन एक बात आती है कि यदि 28-29 करोड़ लोगों को ऋण बांटे जा चुके हैं, तो फिर ये शिकायत, जिससे देखिए वही यही शिकायत करता है कि नहीं मुद्रा में लोन मिलता नहीं है। तो एक तरफ ये शिकायत कि मुद्रा में लोन मिलता नहीं है, दूसरी तरफ आंकड़ा बता रहा है कि 29 करोड़ लोग, लगभग 28.8 का आंकड़ा है, इतने लोगों को ये ऋण दिया जा चुका है। तो ये दोनों बातें जो हैं वो आपस में कहीं तालमेल नहीं खाती हैं। जी, यदि देश की आबादी में से हर 5 में से एक व्यक्ति को ये ऋण दिया जा चुका है और उस पर से हर किसी के मन में धारणा ये बैठी है कि ये ऋण आसानी से मिलता नहीं है, तो मुझे लगता है कि चूंकि 88% ऋण जो हैं वो शिशु ऋण हैं, 50,000 रुपए से कम वाले, तो उसकी चर्चा लोग नहीं करते हैं। जिसने लिया उसने भी नहीं किया। और जी, जो दिक्कतों वाला मामला है, जहां पर कागज दिखाने पड़ते हैं, अभी अमन जी कह रहे थे कि भाई आपको ये रजिस्ट्रेशन दिखाना है, वो रजिस्ट्रेशन दिखाना है, वो मामला तब आता है जब आप किशोर और तरुण ऋण के लिए जाते हैं। वहां पर आपका पहले से एक जमा जमाया कारोबार होना चाहिए। तो आप एक कारोबार चला रहे हैं, इसके लिए आपको कागज पत्तर दिखाने पड़ेंगे, वहां पर आपको अपने कारोबार की मौजूदा स्थिति दिखानी पड़ेगी, वहां पर बैंकर को संतुष्ट करना पड़ेगा कि आप जो ऋण ले रहे हैं वो अच्छे कारण से है, व्यवसाय में बढ़ने की संभावना है, बढ़त की संभावना है, इस वजह से आप ऋण ले रहे हैं और आप में ऋण चुकाने की क्षमता भी है। ये
आपको अपने बैंकर को संतुष्ट करना पड़ेगा और साथ में ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ, आप वास्तव में कारोबार चला रहे हैं, वो उसका बैलेंस शीट ये है, ट्रैक रिकॉर्ड ये है, वो सब कुछ आपको दिखाना ही पड़ेगा। वो किसी भी ऋण में बहुत स्वाभाविक है। लेकिन जो 50,000 रुपए से कम का ऋण है, शिशु ऋण है, वहां पर इस तरह की चीजें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहां पर कारोबार शुरू करने के लिए ही ऋण दिया जा रहा है। तो वहां पर कागजी औपचारिकताएं जो हैं वो न्यूनतम होंगी। और दूसरी बात उठी कि एनपीए का मसला। तो एनपीए के जो ताजा आंकड़े मैं देख पा रहा था खबरों में, उसमें एक इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर मुझे मिली पिछले साल की। उसके अनुसार 2019-20 में एनपीए का आंकड़ा था 4.92%। और आप पूरे बैंकिंग सेक्टर का एनपीए देखें तो लगभग 7.5% है। तो बैंकिंग सेक्टर का जो एवरेज एनपीए है उसके मुकाबले मुद्रा लोन में जो एनपीए का आंकड़ा है वो उससे काफी नीचे है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा लोन लेने वाले लोग ज्यादा ईमानदारी से पैसा चुका रहे हैं पूरे बैंकिंग सेक्टर के एवरेज के मुकाबले से। जी बिल्कुल। शिशिर जी, जो बात अभी राजीव जी ने बताई, क्योंकि 3 तरह का लोन इसमें लोगों को दिया जाता है अलग अलग कैटेगरी में। जो छोटे कारोबारी हैं, जो 10,000, 20,000, 30,000 का जिन्हें लोन चाहिए, उनको तो आसानी से बैंक लोन दे देते हैं। और जाहिर तौर पे कि छोटा काम करने वाले लोग होते हैं, मैं छोटा काम के सेंस में नहीं कह रहा हूँ, आर्थिक उससे कह रहा हूँ। कारोबार का छोटा काम कोई छोटा नहीं होता, काम हमेशा बड़ा होता है जो भी आप काम करते हैं। लेकिन जो हमारी राशि होती है उसके हिसाब से मैं ये बात कह रहा हूँ। लेकिन जब हम लाखों में लोन की रिक्वायरमेंट करते हैं, मतलब 50,000 से 5 लाख रुपए का लोन चाहते हैं या 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन चाहते हैं, तब दिक्कतें वहां पर हमें दिखती हैं। और आंकड़े दिखाई जो दे रहे हैं कि छोटे कारोबारी को तो लोन बैंक ने दिया, लेकिन जो मिडिल उसमें था उसे लोन मिलने में दिक्कत हुई। ये अंतर क्यों दिखाई हमें देता है? क्या वजह क्या है इसकी? 2 वजह। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि बैंक व्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था की एक सबसे बड़ी परेशानी क्या रही है कि वहाँ पर बीते कुछ समय से जो एनपीए का रफ्तार रहा, उसके बाद कोई बहुत बड़ा फैसला लेना नहीं चाहता। कोई ये नहीं चाहता कि मुझे रिटायरमेंट के बाद 4 तरह के इंक्वायरी फेस करने पड़ें और उसमें मैं फंसा रहूं। तो वो एक अलग सिस्टम से चलना चाहता है कि कम से कम मुझे इस पे काम करना पड़े, उस सेंस में कि लोन सैंक्शन करना पड़े। और जब मैं सैंक्शन भी करूं तो उसमें इतने तरह के पेपर्स में देखूं जिससे कि हर लेवल पे मैं संतुष्ट कर सकूं कि इसके अंदर वाकई में वो क्षमता है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप किसी सरकारी बैंक में आप कर्ज लेने के लिए जाइए, वो आपको जितने तरह के आपके कागज मांगेंगे, आप परेशान हो जाते हैं कि मुझे 2 लाख रुपए का लोन लेना है, 2.5 लाख रुपए का लोन लेना है। इसमें मुझसे वो घर के कागज भी मांग रहे हैं, मुझसे गोल्ड इन्वेस्टमेंट का कागज भी मांग रहे हैं, मुझे LIC इन्वेस्टमेंट का भी मांग रहे हैं। तो आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। लेकिन वो इसलिए किया जाता है ताकि आपकी वर्थ को एस्टिमेट किया जा सके। अब हो सकता है कि 10 में से 8 केस बिल्कुल सही निकले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 केस ऐसा हो सकता है जो बिगड़ जाए। अब उस 2 केस के चक्कर में आप बाकी 8 के मामले में भी देरी करें, वो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। ये परेशानी बैंकिंग व्यवस्था में आ रही है। अब एक कानून में काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है, चाहे वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की अगर मैं बात करूं या ऐसे और भी जो दूसरे कानून हैं, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के कई तरह के बदलाव किए गए। और वो इसीलिए किए गए ताकि जब आप किसी काम को पूरा कर रहे हैं तो वो डर ना रहे कि मेरे ऊपर ये आरोप लगने वाला है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जब आपने कारोबार शुरू किया, आपको शिशु मिला, उसके बाद आपको तरुण चाहिए या किशोर चाहिए, वहां से आपको ग्रेजुएट करने में बैंक या बैंकिंग व्यवस्था आपको किस तरीके से मदद दे सके। और मुझे लगता है कि एक जो छोटे कारोबारियों के लिए एक मैं सलाह भी हमेशा ये देता हूं कि आप अगर नियमित व्यवस्था में शामिल हो जाएंगे तो आपको कई तरह के फायदे हो सकते हैं। जैसे छोटी सी बात है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है। बहुत लोग इसलिए नहीं करवाते क्योंकि उनको लगता है कि मैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराऊंगा तो मुझे 50 तरह के कंप्लायंसेस पूरे करने पड़ेंगे, इसका खर्चा होगा। उनमें से बहुत लोगों को यह पता भी नहीं है कि एक रिटर्न आप अगर आपका निल है तो आप SMS के जरिए रिटर्न फाइल कर सकते हैं, तो आपका कंप्लायंस कॉस्ट कम हो जाता है। तो कुछ चीजें हैं जो आपकी मदद कर सकती है, वो जानकारी उनके पास नहीं है। तो दोनों लेवल पे चाहिए। मैंने जो 2 बात कही कि एक बैंकिंग व्यवस्था में और दूसरे स्तर पर जो कारोबारी हैं
वो भी अगर अपने आप को थोड़ा सा तैयार कर लें तो चाहे आप शिशु से किशोर में आए, तरुण में आए, आपको ग्रेजुएट करने में परेशानी नहीं होगी। मुझे लगता है कि अगर इस तरह की व्यवस्था हो तो ये स्कीम और भी ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। जाहिर सी बात है शिशिर जी, जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, कभी कभी होता ही है कि छोटी छोटी बातों को हम उस पर अमल नहीं करते हैं। सरकार हमारे भले के लिए योजनाएं बनाती है, जैसे जीएसटी का आपने उदाहरण दिया। अगर मान लीजिए जीएसटी नंबर हम लेते हैं तो उसके दूसरे लाभ भी हमें कारोबार में मिलते हैं, लेकिन हम बचने की कोशिश करते हैं कि कौन जीएसटी का नंबर ले, रिटर्न भरना पड़ेगा, एक सीए करना पड़ेगा, लेकिन उसके अपने लाभ होते हैं। अगर छोटी सी तरीका भी है, जो मैं कहना चाह रहा था कि एक तरीका भी है जहां पर आप उन कंप्लायंसेस को, अनुपालन को आप कितना आसान बना सकते हैं। ये दिक्कत होती है, मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन रास्ते भी उपलब्ध हैं। अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लें तो आपको उन रास्तों का पता चलेगा जिसका फायदा आप अपने कारोबार में जैसे अच्छा आपने बताया कि अगर मान लीजिए जीएसटी नंबर आपके पास है और आपका निल आपको उसमें शो करना है, तो आप एसएमएस के जरिए भी कर सकते हैं। सरकार ने ये सुविधा दी है आपको कि चलिए आप सीए के पास मत जाइए, आप खुद ही हमें बताइए कि आपका निल का इसमें वो रहा है टर्नओवर, तो आप सरकार उसको मान लेगी। अमन जी, बात छोटे कारोबारियों की मैं करता हूं, क्योंकि अभी राजीव जी ने जिसका जिक्र किया कि सबसे ज़्यादा जो लोन मिला है वो उन लोगों को मिला है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी, जिस तरह हमने देखा कोरोना काल में, उनका पूरा फोकस इस बात पर रहा कि जो छोटा कारोबारी है, जो छोटा कारोबार जो करता है, वो चाहे सब्जी वाला हो, रेहड़ी वाला हो या रिक्शा चलाने, बैटरी रिक्शा, जो मैंने देखा बहुत लोगों ने बैटरी रिक्शा खरीदे हैं मुद्रा लोन योजना के तहत। बहुत लोगों ने इस योजना के तहत इसका लाभ उठाया है और रिक्शा करके अपना स्वयं का कारोबार शुरू किया है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ठीक है 5 लाख 10 लाख का लोन चाहिए, उसका व्यापार करने वाला एक अलग तबका है, लेकिन छोटा कारोबारी सब्जी वाला है, उसके लिए 10,000 रुपये बहुत है, उसके लिए 20,000 रुपये बहुत है। अगर वो सब्जी लेके मंडी से आता है तो उससे 2 पैसे कमाता है। और मेरी जानकारी के अनुसार सरकार ने हर बैंक के अधिकारी को, जो बैंक के मैनेजर हैं, उनको ये पावर दी कि आप 10,000 रुपये तक का लोन दे सकते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा है इसके अंदर कि जो नीचे तबके का आदमी है, जिसकी कमाई बहुत कम है और जो कम लागत लगाना चाहता है, उसको इस स्कीम से बहुत फ़ायदा हुआ है। और ये स्कीम बेसिकली उसी लोगों के लिए बनी गई थी। बट अगर हम आज के स्तर पे 5 लाख भी देखें तो किसी उद्योग में 5 लाख लगाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि अगर मैं सपोज ऑनलाइन ट्रेडिंग करना चाहता हूँ या ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता हूँ या किराने की दुकान में ऑनलाइन के थ्रू डिस्पर्स करना चाहता हूँ, 10 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। बिकॉज मेरे को वेयर हाउस खरीदना होगा, मेरे को लोग बनाना होगा, ऑनलाइन वेबसाइट बनानी होगी, उसको नहीं तो कनेक्ट करना होगा और पोर्टल्स के साथ। तो ये चीज़ें देखते हुए आज के समय में 5 और 10 लाख भी बहुत बड़ी पूंजी नहीं रह गई है। एक छोटे व्यापारी के लिए वो ज़रूरी है। पर जो सिस्टम बनाया गया था, जो सरकार ने नीति बनाई थी, बहुत अच्छी थी और उस नीति का फ़ायदा भी काफ़ी वर्ग के लोगों को हुआ है। जिस वर्ग की आप बात करें उसको तो स्पेशली काफ़ी फ़ायदा हुआ है। उन्होंने ही, इसीलिए जब हम एवरेज लोन की बात करते हैं वो कहते हैं 50-52 हज़ार के आसपास है। वो इसीलिए है कि सबसे ज़्यादा लोग, वो एवरेज लोन मतलब सबसे ज़्यादा लोगों ने जो लोन लिया है वो इससे और इससे कम अमाउंट का लिया गया है। इससे ऊपर के अमाउंट के बहुत कम लोगों को लोन दिए गए। पर जब हम जानते हैं कि हिंदुस्तान एक प्रगतिशील देश है, हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, तो जो 5 लाख के लोन हो चाहे वो 10 लाख के लोन हो, उसमें भी सहूलियत देनी बहुत ज़रूरी है ताकि आगे काम चल सके। जैसे राजीव ने भी कहा, क्रेडिबिलिटी देखी जाए, अमेरिका के अंदर हो, यूरोप में हो, वहाँ पे आप एक क्रेडिट स्कोर बनाते हैं, सिबिल का भी स्कोर होता है, क्रेडिट स्कोर होता है, आपने अकाउंट खोल रखा है, चीज़ें कर रखी हैं, क्या क्या बिजनेसेस कर रहे हैं, कैसे चीज़ रख रहे हैं आप, उसको देखते हुए भी बैंक लोन देता है। पर हमारे सिस्टम में अभी भी वो सिस्टम नहीं आ पाया कि जहाँ पे हम क्रेडिट को ईज करें, आसानी से देने की बात करें। हम बात तो करते हैं कि क्रेडिट दें, क्रेडिट कार्ड वाला भी देंगे आपको और भी दें, बट वो आसानी से मिल नहीं पाता है। और वो जब नहीं मिलता है तो एक उसकी वजह से जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है सरकार के ऊपर भी होता है, हिंदुस्तान की प्रगति के ऊपर भी होता है और एक आम आदमी के ऊपर भी होता है। बिकॉज वो जब नहीं मिलेगा तो आगे वो निराशाजनक होगा। और जब वो, जैसे अभी कहा शिशिर ने, एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाना चाहेगा, दूसरे से तीसरे लेवल पर जाना चाहेगा, एक दिन में तो नहीं वो सब कुछ कर सकता है। 3 साल का इसमें उनको रिलीफ दे रखा है, 3 से 5 साल तक आपको कुछ नहीं पैसा देना है, उसके बाद ही आपको देना शुरू करना है। और हमने ये भी देखने को मिला कि करीबन 70 से 80% जो ये लोन मिले हैं, मुद्रा लोन, वो जो है विमेन जो है, महिलाओं को मिले हैं। तो ये भी एक देखने को मिला है। और हमने देखा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर, जब हम देखते थे पहले माइक्रो फाइनेंसिंग के अंदर देखते थे पिछले 30 सालों में, जो माइक्रो फाइनेंसिंग में जब विमेन लोन दिए जाते थे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दिए जाते थे, जो विमेन चलाती थी, जो महिलाएं चलाती थी, वो उनके डिफॉल्ट रेट्स भी बहुत कम होते थे।
तो ये चीज़ देखते हुए जब इसमें भी लोन दिए गए हैं, ज़्यादातर महिलाओं को दिए गए हैं, तो उसको देखते हुए एक प्रगति तो दिखाई देने को मिली है, पर जिस तरीके से क्षमता थी इस पॉलिसी की, वो मेरे विचार में पूरी तरह अडॉप्ट नहीं हो पाई। और वो इसीलिए नहीं हो पाई कि हम फोकस सिर्फ 50,000 तक ही कर पाए। उसके ऊपर वाले लोन जो वो भी बहुत आवश्यक है, बिकॉज छोटा छोटा बिजनेस करना है। अब जैसे किसी को मोबाइल का बिजनेस करना है, अब आप सोचें 10-15-20 हज़ार में मोबाइल का बिजनेस नहीं शुरू कर सकता है, वो छोटा बिजनेस है। तो इस तरीके से जो बिजनेस करने हैं उसके लिए भी उसको थोड़ा पैसे की ज़रूरत है। अमन जी, बिल्कुल ये बात सही है। राजीव जी, मैं आपके पास आऊंगा। ये बात सही है कि जो छोटे कारोबारी हैं उनको इस योजना से लाभ हुआ। तमाम तरह के और भी सवाल हैं, क्योंकि जब आप लोन की बात करते हैं, सरकार की योजना बहुत अच्छी है। मुद्रा योजना के जरिए एक हमें 6 साल की सकारात्मक तस्वीर देखने को मिलती है कि छोटे जो नीचे का कारोबार करते हैं लोग, जो सब्जी या रेहड़ी पटरी का काम करते हैं, उनको इस लोन से बहुत फायदा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर को लेकर, क्योंकि लोन के मामले में बैंक ही एक जरिया है, उसकी कार्यप्रणाली को लेकर योजनाओं पर जो असर पड़ता है, उसको लेकर जो सवाल उठते हैं, उसके कारण कई बार योजना हमें सफल होते हुए भी असफल सी दिखती है, जिसकी तरफ अमन जी इशारा कर रहे हैं। मैं उसी चीज को समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर बैंक, जब सरकार कहती है कि आप लोन दीजिए, आप आम कारोबारी की मदद करिए, तो बैंक क्यों हिचकते हैं मदद करने में? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत की भी बात करेंगे, क्योंकि मुद्रा योजना का जो आधार है वो आत्मनिर्भर भारत से भी जुड़ा हुआ है। इन पहलुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लोकमंच। लोकमंच में आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 6 साल पूरे हो चुके हैं। इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस योजना को लेकर खास तौर पे जोर रहा है। बार बार केंद्र सरकार ने बैंकों से कहा है कि जो छोटे कारोबारी हैं उनको मुद्रा योजना के तहत लोन दिया जाए, सस्ता कर्ज दिया जाए। और सरकार के जो आंकड़े हैं हमें बताते हैं कि इस योजना से लाखों लोगों को फायदा हुआ है। बैंकों ने लोगों को ऋण दिया है। हालांकि बैंक की कार्यप्रणाली को लेकर तमाम तरह के सवाल मुद्रा योजना के तहत उठते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि क्या मुद्रा योजना से रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ? क्या रोजगार का जो हमारा पहलू है उसे सफलता मिली? राजीव जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, क्योंकि मुद्रा योजना के जरिए कर्ज कितना मिला, कितना नहीं मिला, ये एक आंकड़ों में हो सकती है बात। सरकार दावे करे, विपक्ष उस पर सवाल उठाए, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इस योजना से जिस रोजगार की बात की जा रही है उसमें हमें फायदा हुआ है? देखिए, यदि 28-29 करोड़ लोगों ने ऋण लिया है जी, और उसमें 95% लोग पैसा वापस कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम ये मान सकते हैं कि उन्होंने ऋण लिया, उससे अपना रोजगार चलाया, पैसा कमाया और फिर बैंक को पैसा वापस किया। यदि वो पैसा नहीं कमाते तो पैसा वापस करना उनके लिए मुश्किल होता, क्योंकि जब वो इतनी छोटी राशि का ऋण ले रहे हैं, अगर उनकी कमाई नहीं होती जहां पर उन्होंने वो पैसा खर्च किया, तो फिर वो पैसा वापस करने की हालत में भी शायद नहीं रह पाते जी। तो ये मानकर हम चल सकते हैं कि ये जो अधिकांश लोग मुद्रा योजना के तहत ऋण ले रहे हैं, वो उस योजना का फायदा उठा करके अपनी आमदनी में वृद्धि कर पा रहे हैं। अब आप उसे रोजगार मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये बड़ा विवादास्पद मसला है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकौड़े तलना भी एक व्यवसाय है, तो इस देश में बहुत बड़ी मतलब मीडिया में भी किस तरह से लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई, इसको आप बखूबी जानते हैं जी। तो आप कहें कि भाई किसी ने रेहड़ी पटरी लगा ली, किसी ने सब्जी बेचने का व्यवसाय उससे शुरू कर लिया 50,000 रुपए की पूंजी लेकर के, या उसने कहीं पे कोई ठेला लगा लिया, कुछ और चीज, पकौड़ा नहीं तो मोमोज बेचने लग गया। अब उसको आप रोजगार में गिनेंगे या नहीं गिनेंगे, ये आपकी अपनी श्रद्धा पर निर्भर है। आप उसे प्रधानमंत्री के वादे में और उनके रिपोर्ट कार्ड में जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे, ये आपकी श्रद्धा है। इसमें मतलब कोई इतना पोलराइज्ड हमारा इस समय सारा विमर्श देश में हो चुका है कि आप
किसी चीज को सफलता मानेंगे या असफलता मानेंगे, ये पूरी तरह से आपके अपने राजनीतिक दृष्टिकोण पर निर्भर हो जाता है। आप सरकार का पक्ष लेना चाहते हैं तो आप इसे बहुत सफल मानेंगे, आप सरकार का विरोध करना चाहते हैं तो आप इसे गिनती में ही नहीं गिनेंगे कि भाई इसने क्या असर डाला, 50,000 रुपए किसी की जिंदगी में क्या असर डाल देते हैं। आप इस तरह से कह के आप इस संख्या को खारिज कर सकते हैं। इसमें पूरी तरह से हर व्यक्ति के अपने विवेक पर निर्भर है। जी जी बिल्कुल। शिशिर जी, ये सवाल बार बार आता है कि मुद्रा योजना से रोजगार की जो स्थिति थी उसमें क्या बदलाव हुआ। एक आंकड़ा मेरे पास है कि 2015 से लेकर 2018 तक पीएम मुद्रा योजना के जरिए 1.12 करोड़ से भी अधिक रोजगार के जो अवसर थे या स्वराज रोजगार की हम बात करें, वो अवसर पैदा हुए, लोगों को रोजगार इससे मिला। रोजगार की जिस स्थिति की तरफ इशारा या जिस बहस की तरफ इशारा राजीव जी कर रहे हैं, जाहिर तौर पर उसकी चर्चा होती है कि क्या रोजगार सब्जी बेचना है, क्या पकौड़े तलना रोजगार है, इस तरह के सवाल भी आते हैं। लेकिन मुद्रा योजना से जो आंकड़े बताते हैं, जो तस्वीर बताती है, वो तो यही बताती है कि चाहे पकौड़े तलने का काम हो या सब्जी का ठेला लगाने की बात हो या और दूसरा कोई काम करने की बात हो, लोगों को फायदा इस योजना से हुआ है, रोजगार कहीं ना कहीं मिला है। और मैंने पहले कहा, रोजगार या कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। देखिए, जो 3 साल का आपने आंकड़ा कहा, 1.12 करोड़ जो रोजगार के, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि 70% करीब महिलाएं हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि हमारे यहाँ रोजगार का जो विमर्श है ना, राजीव ने एक अच्छा मुद्दा उठाया है। रोजगार का विमर्श हमारा इस बात पे टिक जाता है कि सरकारी नौकरी मिली कि नहीं मिली। हम लोग रोजगार उसके आगे देख नहीं पाते, उसकी तरफ देख नहीं पाते हैं। दूसरा, हमारा एक और स्थिति यह है कि जो 5 लोग रोजगार में लगे हुए हैं, उनमें से 20 से 22% ऐसे होते हैं जिनको नियमित तनख्वाह मिलती है, जबकि बाकी जो आपके 78 से 80% हैं जिनको नियमित तनख्वाह नहीं मिलती है। तो क्या हम उनको रोजगार ना माने? जो दिहाड़ी पे काम करते हैं या जो सप्ताह के ठेके पे काम करते हैं, 15 दिन के ठेके पे काम करते हैं, क्या हम उनको रोजगार नहीं माने? जब आप 100 दिनों के लिए महात्मा गांधी नेशनल रोजगार जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, उसमें आपने 100 दिन ही किया है। साल में तो 365 दिन होते हैं, तो 265 दिन काम नहीं मिला तो हमने 100 दिन को तो रोजगार माना ना। तो इसलिए रोजगार की परिभाषा को केवल एक सीमित कर देना यह गलत है। और मुझे लगता है कि ऐसी जो भी योजना है, चाहे स्टार्टअप हो, स्टैंड अप हो, मुद्रा हो, या जितनी भी ऐसी प्रोत्साहन वाली योजनाएं मिली हैं जिसमें क्रेडिट, स्किल, सारी चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं, वहाँ पर हमें ये देखना है कि क्या वो व्यक्ति काम में लगा है कि नहीं। जो व्यक्ति काम के योग्य है वो काम में लगा है कि नहीं। यदि वो लगा हुआ है, ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। हमने एक जैसे मोमोज की दुकान है या पकौड़े की दुकान है, क्या वो यूं ही आ जाता है? क्या उसमें कोई श्रम नहीं होता है? वहां भी श्रम होता है। तो हमें रोजगार की परिभाषा बदलनी होगी। 1 करोड़ 20 लाख तो सिर्फ 3 साल के हैं। अब अगर हम 2015 से 2021 के बीच देखें तो शायद ही हो सकता है कि ये संख्या और भी ज़्यादा होगी। हमारी दिक्कत सिर्फ इतनी है कि हमारे पास रोजगार के कोई नियमित आंकड़े नहीं हैं और रोजगार की स्पष्ट परिभाषा नहीं है। हमारा विमर्श सारा का सारा इस बात पर टिक जाता है कि एक सरकारी नौकरी मिली वही रोजगार है, उसके इतर जो भी मिला वो रोजगार नहीं है। ये हमें सोच बदलनी होगी। जी बिल्कुल, नजरिया भी बदलना पड़ेगा देखने का कि कारोबार केवल लाखों का ही नहीं होता है। जो छोटा कारोबारी होता है वो भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका देश की और समाज की अर्थव्यवस्था में निभाता है। अमन जी, मुद्रा योजना को लेके सरकार हर अपने घोषणा पत्र में, अपने भाषणों में उसका जिक्र करती है। जो भी सरकार के मंत्री होते हैं उसका खास तौर पर उल्लेख करते हैं कि मुद्रा योजना जैसी योजना दुनिया में कहीं नहीं चलती है। मुद्रा योजना जिस तरह की भारत में जितनी बड़ी योजना ये चली है, एक आर्थिक रूप से सामाजिक बदलाव के लिए कि लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरे, खासतौर से जो समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है वो आर्थिक दृष्टि से कैसे मजबूत हो, ये दुनिया में इस तरह की योजना क्या कहीं और भी चलती है? नहीं, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। पहली बात तो मेरे विचार में, आज तक मैं वर्ल्ड बैंक में भी काम किया 20 साल पहले और मैंने देखता रहा, दिखता हूँ, मेरे विचार में किसी भी देश में ऐसी योजना, इतनी विस्तार और इतनी बड़ी योजना, और जो योजना एक आम आदमी, जो असली में एक आम आदमी है हिंदुस्तान का, जिसकी आय बहुत कम है, उसके पास पहुँचे नहीं उतरी है कहीं पे भी। SMEs के लिए, MSMEs के लिए बड़ी योजनाएं बनी हैं विश्व में, उनका भी रीच इतना नहीं रहा जितना इस योजना का रहा। और दूसरा, जो भी आप रोजगार की बात कर रहे थे, इस आंकड़ों में दिखाया 28.68 करोड़ लोगों ने लोन लिया। तो अगर सपोज वो जना एक दूसरे को एम्प्लॉय भी नहीं कर रहा, अपने आप को ही एम्प्लॉय कर रहा है वो लोन लेके,
तो कम से कम उतने तो रोजगार बने ना। अगर हम ये सोचें कुछ पुराने बिजनेस वाले थे तो उसको 50% डिस्काउंट कर दो, 14 करोड़ हो गया या 20, तो इतने योजना तो बनी ना। जब हम 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, सिर्फ जो आदमी लोन ले रहा है और काम कर रहा है, इसका मतलब 28.68 नहीं तो 20 करोड़ होगा, 18 करोड़ होगा, 16 करोड़ होगा। इतना रोजगार तो जनरेट हुआ ही है इस योजना के थ्रू, ये आंकड़े साफ दिखा रहे हैं। और जो जिस वर्ग में हुआ है, मैं उसी पे कह रहा हूं, इस वर्ग पे आज तक विश्व के अंदर कहीं पे भी इतनी बड़ी स्कीम को लागू करना नहीं हुआ। मनरेगा कुछ कर रही थी पहले, पर अब जो ये स्कीम है उसको भी पिछाड़ती जा रही है, बिकॉज ये हर एक वर्ग को देखते हुए कर रही है, सिर्फ एक नॉन वर्किंग नहीं, जो एक अपना भी काम कर रहा है उसके लिए भी देखते हुए जा रही है। मेरे विचार में ये सराहनीय बात है प्रधानमंत्री की। अब ये है कि इसको 28,000 करोड़ से लेके हमें किस तरीके से 280 करोड़ पे पहुंचाना है अगले 2-3 सालों के अंदर, वो अब प्रधानमंत्री जी मंत्रालय के हाथ में है, वित्त मंत्रालय के हाथ में है और RBI के हाथ में है कि किस तरीके से बैंकों को मोटिवेट करे कि ये 28 करोड़ की जो संख्या है वो 280 करोड़ पे अगले 3 साल में पहुंच सके। अमन जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, तमाम तरह की योजनाएं सरकार ने बनाई है, खासतौर से सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे मैं जनधन योजना की बात करूं या सरकार किसानों को जो सम्मान निधि देती है, साल में 6,000 रुपये किसान को खाते में सीधे जाते हैं, या मुद्रा योजना की बात करूं, स्टार्टअप इंडिया की बात करूं, या इस तरह की और दूसरी योजनाएं जो हैं कि लोगों को जो बैंक के जरिए सस्ता कर्ज उन्हें मिले, सस्ता लोन उन्हें मिले, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। लेकिन बैंक को लेकर जो सवाल उठते हैं कि बैंक लोन देने में आनाकानी करते, NPA का डर, जिसकी शुरुआत में शिशिर जी ने भी इशारा किया, राजीव जी ने भी कहा, आपने भी कहा, NPA के डर के मारे लोन देने से कतराते हैं बैंक, और तमाम तरह की शर्तें जो भी उनके पास जाता है लोन लेने, उसके सामने रख दी जाती हैं। और सरकार की जो अच्छी योजनाएं होती हैं वो इसलिए कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती हैं, या उनके वो अच्छे परिणाम उतने सामने नहीं आते हैं क्योंकि बैंक जो है वो लोन देने में आनाकानी करते हैं। इसका क्या समाधान है? बड़े सिंपल समाधान है जी। इनकम टैक्स ने दिखा दिया कि किस तरीके से एक आम आदमी अपना रिटर्न भर सकता है डिजिटल फ्रेम में। अलग अलग डिजिटल अपनाए गए, मैकेनिज्म्स अपनाए गए, जहां रजिस्ट्रेशन होता है, आधार कार्ड वेरिफिकेशन होता है, पैन कार्ड वेरिफिकेशन होता है। उस तरीके से अगर हम इसको भी डिजिटलाइज कर दें और उसमें बैंकों को सिर्फ माध्यम बनाएं कि मैं अपना मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, चाहे वो अपने आप किए, चाहे एक दुकान पे जाके किए, जो सेंटर है उस पे जाके किए। अपलोड करने के बाद जिस बैंक से मैं लेना चाहूँ उसको ऑप्शन दे दिया, 1, 2, 3 जैसे एग्जाम में देते हैं, जिस बैंक को देना है वो उसको निर्धारित तरीके से दे के करे। दूसरा, पोस्ट ऑफिसेज हिंदुस्तान में, मैंने 10 साल पहले भी कहा जब पोस्ट ऑफिस बैंक की बात की थी, मैंने आपके ही चैनल पे बात की थी 2010 के अंदर कि पोस्ट ऑफिसेज को इस स्कीम में मेजरली इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। बिकॉज पोस्ट ऑफिसेज जो होते हैं, डाकघर जिसे कहते हैं, वो हिंदुस्तान की नसों की तरह हर एक गांव तक पहुंचे हुए हैं। उसका जो लोन देना है वो, और वहां पे एक डाकिया जो है हर एक इंसान को गांव के जानता है कि उसका कितना पैसा है, कितनी कमाई होती है, कितने बच्चे हैं, कितना खाता है, कितना पीता है और कितना उड़ाता है। तो उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी और कोई भाग नहीं सकता, बिकॉज जो एक गांव वाला है वो कहीं भाग के कहां जाएगा। तो ये चीजें देखते हुए अगर पोस्ट ऑफिस को और डिजिटल फ्रेमवर्क को अगर हम इंटीग्रेट करें इसके अंदर, ना कि ये करें कि मेरे को बैंक पे जाना है, मैं उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाऊं, मुद्रा योजना के अंदर अप्लाई करूं, मैं अपने बैंक चूज करूं कि जी मेरे को इस बैंक से मेरे को मिल जाए तो मेरे को अच्छा लगेगा, मैं इस बैंक के बैंक करता हूं। आप देखिए कितनी जल्दी लोग लोन लेना शुरू करेंगे और इसका लोन का डिस्बर्समेंट भी होना शुरू हो जाएगा। अब तो डिजिटल फ्रेमवर्क है, लोन भी आपके अकाउंट में आना है, ये तो है नहीं कि आपको कैश देना है लोन के। तो इसमें सब कुछ किया जा सकता है और डिजिटल इंडिया के माध्यम से आज हम ये सक्षम हैं करने के लिए, पोस्ट ऑफिसेज भी, बैंक्स भी और सरकार भी। जी राजीव जी, अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात मैं करूं और उसमें मुद्रा योजना के योगदान की बात की जाए तो 6 साल में हमें क्या बदलाव देखने को मिलता है? ग्रामीण सेक्टर में खासतौर से मुद्रा योजना ने क्या भूमिका निभाई है? देखिए, मुद्रा योजना पहुंच वहां रही है जहां हमारा मीडिया नहीं पहुंचता है जी, और इसलिए इसका असर वास्तव में देश में क्या है, कितना है, ये हमारे लिए आंख पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हमारा देश जो है वो दरअसल सबसे मुखर वर्ग जो इसमें है वो है मध्य वर्ग। क्योंकि जो गरीब है उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती है, जो अमीर है उसे बोलने की चिंता नहीं है, उसे बोलने की जरूरत नहीं है। इसमें देश में जो सबसे ज्यादा चीख चिल्लाहट होती है वो मध्य वर्ग की ओर से होती है।
और ये योजना मध्य वर्ग के लिए है नहीं। इसीलिए जो हम इसकी सफलता असफलता की इतनी सारी बातें कर रहे हैं, वो सब कुछ इसी वजह से है क्योंकि मध्य वर्ग को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। और वो इसलिए क्योंकि ये योजना मध्य वर्ग के लिए बनी ही नहीं है। तो जिस वर्ग के लिए ये योजना है नहीं, उस वर्ग के बीच में हम इसकी सफलता असफलता खोजते हैं और वहां पर हम मात खा जाते हैं। जिस वर्ग तक ये योजना पहुंच रही है वो बोलता नहीं है जल्दी। उसका हाल वही है जो इसमें बंगाल में मतदाताओं का होता है। जी शिशिर जी, ग्रामीण क्षेत्र की बात हम करें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की जब बात होती है तो जाहिर तौर पे ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी मुद्रा योजना के अपने प्रावधान किए गए हैं। अगर मुद्रा योजना की दृष्टि से हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में इसका योगदान कैसा रहा पिछले 6 सालों में? देखिए, जो अमन साहब ने एक बात कही डिजिटल का, तो एक 59 मिनट्स करके एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया था मुद्रा के लिए, और उसमें ये था कि जो लोग भी जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर दें, उनको सैंक्शन आ जाएगा 1 घंटे के भीतर। उसके बाद डिस्बर्समेंट जो है वो 7 से 8 दिन 10 दिन के भीतर भीतर जैसा ऐसा हो जाएगा। हमारी प्रॉब्लम कहाँ है? हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास पैन नहीं है, हमारे पास जो बाकी फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो नहीं है, और इसके लिए आप किसी को दोषी नहीं मानेंगे। उसकी वजह यह है कि आज के दिन में अगर पैन भी बनवाना हो तो वो उतना आसान नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको एक सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दे दीजिए, चाहे वो पैन हो, चाहे आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिटर्न फाइल, जैसे रिटर्न फाइल करना देखिए कितना आसान हो गया। आपके पास सारी जानकारी आपके रिटर्न में भरी हुई आ रही है, आपके लिए आसान हो गया। लेकिन एक छोटा कारोबारी, एक छोटा व्यवसायी जो एक गांव में बैठा हुआ है, उसको अगर 50,000 रुपये का लोन लेना हो, उसके लिए जो उसको पेपर्स चाहिए, या मान लीजिए कि 50,000 तक के लिए नहीं चाहिए लेकिन उसके बाद वो ग्रेजुएट करना चाहता है, वहाँ पे जो उसको पेपर्स चाहिए वो उसके पास उपलब्ध नहीं है। ये हम सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे दे सकते हैं? दूसरा, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट पूरे देश भर में, जैसे आपका पोस्टल पेमेंट बैंक का हुआ, पेमेंट बैंक का स्ट्रक्चर आपको चेंज करना होगा। पेमेंट बैंक में ये कहता है कि आप पैसा ले सकते हो, आप लोन नहीं दे सकते हो, लेकिन पेमेंट बैंक एक फैसिलिटेटर का काम कर सकता है। पूरे देश भर में 1,50,000 पोस्ट ऑफिसेज हैं, यानी कि 1,50,000 पेमेंट बैंक की ब्रांचेस हैं। ये पेमेंट बैंक के ब्रांचेस जितने भी बड़े बैंक्स हैं, चाहे जितने भी हमारे सरकारी हों या निजी हों, इनके साथ तालमेल बिठा करके ग्रामीण इलाकों में जिनको पैसे की ज़रूरत है वहाँ पर फैसिलिटेशन कर सकते हैं। तो आपको स्ट्रक्चर नहीं बदलना है, आपको फैसिलिटेटर का रोल प्ले करना है। तो एक तरफ आपका बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, एक तरफ आपका जो डाकघर के पेमेंट बैंक है, और तीसरी चीज़ जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमको कागज़ चाहिए। पैन बनवाना मेरे लिए कितना आसान हो सकता है। हम लोग शहर में बैठ करके जितनी भी आसानी की बात कर लें, गांव देहात की कहानी अलग है। वो हमको सोचना होगा कि उसके लिए हम कितनी ज़िंदगी आसान कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हो जाए तो मुझे लगता है कि मुद्रा का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा ग्रामीण इलाकों में मिल सकता है। जी, जनधन योजना का तो सफलता के जो परिणाम हैं वो भी दुनिया ने देखे हैं, उसकी तारीफ पूरी दुनिया में हुई है कि जनधन योजना के तहत भारत ने अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संभालने का जो रास्ता निकाला, उसकी तारीफ सब जगह हुई। लेकिन वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना, तमाम तरह की जो अर्थव्यवस्था से जुड़ी योजनाएं सरकार ने अलग अलग वर्ग के लिए शुरू की है, ताकि समाज के हर वर्ग को इन योजना का लाभ मिले। इसको आप समग्र रूप में कैसे देखते हैं? नहीं, सिर्फ एक लाभ लगने की बात नहीं है, एक ये अंदर जिज्ञासा लाने की भी बात है कि हमारा देश उदीर देश है, बढ़ रहा है और आपकी क्षमता को काबिल तारीफ समझता है, इसलिए उसको क्षमता को सही जगह पे लगाएं। और इस चीज़ का जो है नकारात्मकता हो रही थी काफ़ी ज़्यादा जब हम 2010 से 14 के बीच में देख रहे थे, क्योंकि दुनिया ही विश्व के अंदर बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और फाइनेंशियल मार्केट्स में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो जो नया वर्ग हो रहा था उसको एक माध्यम नहीं मिल रहा था, और हिंदुस्तान को सुनने को मिल रहा था कि आपका ये प्रॉब्लम हो रही है, आपकी ये प्रॉब्लम हो रही है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से। तो जब ये प्रॉब्लम होती है तो एक नया वर्ग होता है, एक अलग अलग किस्म का वर्ग होता है, उसमें निराशाजनक शुरू हो जाता है कि मैं तो हम कुछ कर नहीं सकते, हमारा देश का कि वाह नहीं हो रही है, क्या करें। जबकि हिंदुस्तान की नीतियां आज नहीं, पिछले 50 सालों से सराही गई हैं। जब मैं वर्ल्ड बैंक में था तो वहाँ पे भी कहते थे कि हिंदुस्तान की नीतियाँ बड़ी अच्छी हैं और वो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में लगाई जाती थी, बट जब मीडिया में आने की बात होती थी वो नहीं होती। तो उससे जो निराशा होती थी, ये सारी जो स्कीम्स आई हैं उसे अलग अलग वर्गों के अंदर एक वो जिज्ञासा, एक वो ज्योत जलाने की बात करी और ज्योत को प्रज्वलित करने की बात करी, किस तरीके से हम
बढ़ा के और उसको हिंदुस्तान की प्रगति के साथ, जैसे अभी बात की 70 से 80% औरतें हैं, महिलाएं हैं जो इस लोन को ले रही हैं, मुद्रा लोन को ले रही हैं, और भी जो स्टैंड अप लोन है उनमें भी करीबन 50 से 60% महिलाएं आई हैं। तो उससे एक मोटिवेशन मिलता है, काम करने का इच्छा करती है और आगे बढ़ोतरी की बात होती है। वो चीज़ देखते हुए मेरे विचार में ये जो योजनाएं हैं सारी बड़ी ही प्रगतिशील तरीके से बनाई गई हैं। अब ये है देखना कि इसको धरा पे किस से ज़्यादा उतार के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट पहुंचा के ब्याज। अब जैसे इसमें ही देखें 0.5% का इसमें बैंक जो है ट्रांजैक्शन फी लेता है, नॉर्मल लोन में 1% से 1.5% लेता है, इसमें 0.5 लेता है। अब आप जब इस वर्क को दे रहे हैं, इसमें 0.5 लेने की क्या जरूरत है? जब सरकार गारंटी भी कर रही है तो उसको थोड़ा और कम किया जा सकता है। 0.5 भी अगर 10 लाख पे लें तो एक आदमी को अब वो पहले दिन ही डेबिट हो जाती है उसके अकाउंट में, उसको 10 लाख दिया माइनस उतना अमाउंट हो गया उसका एकदम से। अब आप ये सोचिए जब इतना पैसा ले रहा है बैंक, सक्षम कर रहा है और सारे प्रॉफिटेबल बैंक दिखा रहे हैं अपने आप को, तो ये जब इस वर्क को दिया जा रहा है तो क्यों नहीं इसको रेट को कम किया जा सके, डॉक्यूमेंटेशन को फैसिलिटेट। अब जैसे शिशिर ने कहा पोस्ट ऑफिस में क्यों नहीं है कि हम एक काउंटर बना दें। अब जैसे जैसे बैंक में जाते हैं आधार का काउंटर होता है, आधार बना रहे हैं, पैन कार्ड बना दिया जाए, और चीज जो डॉक्यूमेंटेशन है 1 विंडो की बात करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में 1 विंडो। पोस्ट ऑफिस बहुत बड़े हैं, इतना काम नहीं है उनके पास आज के टाइम पे, क्योंकि डाक हर एक जना इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ईमेल आ गए हैं और चीजें आ गए, मोबाइल आ गया है, तो हर एक जना डाक तो नहीं इस्तेमाल। तो उनको जो सक्षम लोग हैं उनको इस्तेमाल करके ऐसी सुविधाएं क्यों नहीं दी जाएं। और पोस्ट ऑफिस क्योंकि अलग एक्ट है तो उसको अंदर लेना जरूरी होता है, वो डायरेक्टली आरबीआई के अंडर नहीं आता है, तो इसलिए उसको अपना साथ लेके बना के लेके चलें ताकि कृषि का भी विकास हो, एक आम आदमी का भी विकास हो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, ग्रामीण से हो या बड़े बड़े शहरों से हो, उनको सबको सहूलियत मिल सके। हम ये कहें कि सिर्फ बैंकिंग प्रणाली का काम है, मेरे विचार में गलत रहेगा। हर एक जो प्रणाली अलग अलग बनी है उसको लेते हुए और डिजिटली एम्पावर करते हुए उसको आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि जैसे मैंने कहा अभी हम 28 करोड़ की बात कर रहे हैं, हम 280 करोड़ की 3 साल के बाद बात करें। जी बिल्कुल। राजीव जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी बिल्कुल बताएं। खास तौर से महिलाओं को इस योजना का खासा लाभ मिला है, और सरकार की जो दूसरी योजनाओं भी मैं देख रहा हूं या उनके आंकड़े जो सामने आते हैं उसमें भी खास तौर से जो महिलाएं या उनसे जुड़े जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनको खास तौर पे तवज्जो मिली है ऐसी योजनाओं में। इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, यदि मुद्रा योजना की ही बात करें तो लगभग 70% ऋण इसमें जो बांटे गए हैं वो महिलाओं को बांटे गए हैं। इसके अलावा सामाजिक नजरिए से यदि आप देखें तो जो शिशु ऋण बांटे गए हैं उनमें लगभग 51% का आंकड़ा जो है वो SC ST और OBC के बीच में बांटा गया है। तो सामाजिक दृष्टि से यदि आप देखें तो हमारे देश में समाज की जैसी संरचना है और साथ में महिलाओं की जो स्थिति है उसके लिहाज से ये योजना एक तरह से सामाजिक बदलाव में भी उत्प्रेरक का, कैटलिस्ट का काम कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस चर्चा में अभी बीच में कई सारे ऐसे सुझाव आए जो इस योजना को और ज्यादा प्रभावी बनाने में, ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में बहुत मददगार होंगे। और उनमें निश्चित रूप से जो पोस्ट ऑफिस वाली बात है कि आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इस ऋण को स्वीकृत कराना शुरू करें, ये निश्चित रूप से सही बात है। दूसरे एक चीज जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि ठीक है आपने किसी को 50,000 रुपए दिए, स्टेप अप यानी उसके बाद की अगली सीढ़ी, यानी उसका कारोबार शुरू हो गया, जम गया, उसे और अपने कारोबार को विस्तार देने के लिए फिर आप उसे अगला जो ऋण देंगे, क्योंकि इस योजना की संकल्पना ही है ये शिशु, किशोर, तरुण। तो शिशु के रूप में तो आप उसे अच्छी तरह से सहारा दे रहे हैं, ये आपके आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन किशोर और तरुण वहां पहुंचने के लिए फिर कहीं ना कहीं जो शिशिर जी बार बार कह रहे हैं कि बैंकर्स इस समय बहुत हाथ रोक करके बैठे हुए हैं, वो चीज हमें इन 2 श्रेणियों में दिखती है। जो किशोर और तरुण वाली श्रेणी है वहां पर खास करके दिखती है, और इसीलिए ये शिकायतें भी उठती हैं कि मुद्रा ऋण मिलता नहीं है। वो शिकायतें सबसे ज्यादा इसी श्रेणी में आती हैं। और जो आदमी 10 लाख का लोन लेने की बात सोच करके जाता है मन में और उसे नहीं मिलता है या कहीं पे अटक जाती है गाड़ी, तो वो 10 जगह बोलता है कि मुझे नहीं मिला, मैं गया था मैं लेने के लिए। जिसको 50,000 रुपए का ऋण मिला वो चुपचाप बैठा रहता है, वो किसी को बताता नहीं है, क्योंकि उसे लगता है अच्छा मैं 50,000 के कर्ज की बात किसी को बताऊंगा तो मेरी इज्जत घट जाएगी, मैं समाज में किसको बोलूं कि हाँ मैंने 50,000 का कर्ज लिया है। लेकिन जिसको 10 लाख का ऋण नहीं मिला वो 10 लोगों को जरूर बताएगा कि भाई मैं गया था मुझे नहीं मिला। तो वहां पर इस ऋण की जो संरचना है और इसकी जो कार्यप्रणाली है उसमें इस बात को ध्यान देना होगा कि जो लोग 50,000 का ऋण लेकर के अपना धंधा ठीक से शुरू करने की हालत में आए, चला पा रहे हैं, उनको आगे बढ़ने का तो मौका दीजिए। तो फिर जो अगला जो
वर्गीकरण है, उसके ऋण की संख्या भी बढ़नी चाहिए उसी अनुपात में। जी शिष्टर जी, एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया ये राजीव जी ने कि ठीक है आप 50,000 रुपये तक का लोन आराम से दे देते हैं, लेकिन उसके आगे का लोन आसानी से मिले। और जो एनपीए का सवाल बार बार आता है, हर योजना में एनपीए का सवाल बैंक खड़ा कर देता है, या बैंकों के सामने ये समस्या आती है, क्योंकि इस देश ने ऐसे घोटालेबाज देखे हैं जो बैंकों करोड़ों रुपया लेके विदेश भाग गए, सरकार अब उन्हें पकड़ के ला रही है वापस। लेकिन ये एनपीए के कारण सरकार की जो कल्याणकारी योजना है, जो समाज में आर्थिक स्तर पर बदलाव कैसे आए, उसमें बाधक बन जाती हैं। सरकार तो अच्छी नीयत से योजना शुरू कर रही है। देखिए एनपीए कहाँ है? एनपीए बड़े लोन में है। एक चीज बैंक भी मानते हैं, सरकारी आंकड़े भी बताते हैं कि जो छोटे कर्ज लेने वाले हैं वो कर्ज चुकाने में कोताही नहीं बरतते हैं। अगर आप एनपीए का देखेंगे तो टॉप 30 एक अच्छा खासा अमाउंट एनपीए का लिए हुआ है। तो अब आप हर किसी को उसी तराजू पे तौलना शुरू कर देते हैं कि हर कोई जो है वो कर्ज ना चुकाए, ये आपके अंदर डर आ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आपको आंकड़े भी देखने, जब आंकड़े ही हम देख रहे हैं तो आंकड़े में ये भी देखिए कि जिसने छोटा छोटा लोन लिया है, जिसका टिकट साइज 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए है, क्या उसने लोन समय पे चुकाया? उनका रिकॉर्ड अच्छा है। ग्रामीण इलाकों में रिकॉर्ड अच्छा है। जो बड़े उद्योगपति हैं, बड़े जो लेने वाले हैं, उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। तो आपको ये डिफ्रेंसिएशन करना होगा, पहली चीज ये। दूसरा ये कि किशोर है, हमने जैसे बार बार कहा कि हमको ग्रेजुएट होना है जी। हमने धंधा शुरू किया, काम शुरू किया, अब उस काम में हमको एक नई मशीन लानी है। अब वो नई मशीन लाने के लिए मैं अगर जाऊं बैंक से लोन लेने के लिए और मुझे ना दिया जाए तो मेरा जो काम चल रहा था उसके ऊपर भी असर पड़ सकता है। तो मुझे ग्रेजुएट सिर्फ इसलिए नहीं होना है कि मुझे अपने कारोबार को बढ़ाना है, ग्रेजुएट इसलिए भी होना है क्योंकि बाजार में संभावनाएं हैं, उसका फायदा मुझे भी मिले, अर्थव्यवस्था को भी मिले, समाज को भी मिले। क्या बैंक मेरे लिए इसके लिए मदद करने को तैयार है? ये सवाल का जवाब उनको देना है। देखिए हम लोग बैंकिंग व्यवस्था पे जो भी सवाल उठा रहे हैं, एक मैं बैंक मैनेजर के नजरिए से सोचूं तो जो मैं बात आपसे बार बार कह रहा हूं कि वो उसको डर क्यों होता है? वो डर इसलिए होता है क्योंकि उसने देखा कि मैं 10 में से मेरा 2 का भी अगर रिकॉर्ड बिगड़ गया तो फिर मेरे ऊपर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। तो वो उस 2 के चक्कर में बाकी 8 के लिए भी जो एक प्रोसेस फैसिलिटेट कर सकता है वो नहीं करता है। जी। ये हमको मानसिकता बदलनी हो। लेकिन ये मानसिकता में बदलाव आ भी रहा है, भले चाहे छोटे स्तर पे आ रहा है। हम देख रहे हैं कि सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें चाहे मुद्रा योजना की जिस पर हमने आज चर्चा की, उस पर हमने बात की, हमने देखा कि बैंकों ने जो छोटे कारोबारी हैं सबसे ज़्यादा लोन देने का काम किया है। और उसके कारण जो समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, मैं अंतिम पंक्ति इस सेंस में कह रहा हूं कि जो छोटा मोटा काम करते हैं, काम कोई छोटा नहीं होता, लेकिन जो भी काम वो करते हैं उसमें आर्थिक दृष्टि से उनकी स्थिति कैसे मजबूत हो, उनकी आर्थिक स्थिति में कैसे सुधार आए, मुद्रा योजना ने वो 6 सालों में काम किया है और एक बदलाव की वाहक बन रही है यह योजना। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में इस योजना का लाभ और भी लोग उठाएंगे और भी लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। शिशिर जी आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज लोकमंच में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।